राहुल, तमाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप घूम रहे हैं तो किस तरीके का माहौल लग रहा है कि और पहले चरण के चुनाव भी हो चुके हैं और दूसरे तीसरे के अंदर क्या लग रहा है आगे आगामी उत्तर प्रदेश का माहौल, वह बताएं। पहला चरण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे गठजोड़ जो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का वो बड़ा प्रभावी था, क्योंकि जाट बेल्ट भी कही जाती है, गन्ना बेल्ट भी कही जाती है। उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ देखने को जैसा लग रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा गठबंधन का जो है वो असर होगा, वैसा चुनाव में दिखा नहीं जी। उसका एक कारण बड़ा ये रहा, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है उस बीजेपी का अपना वोट है, लेकिन जो जाट मुसलमान और वोट था एक जगह जिसको लाने की कोशिश की गई थी 2013 के दंगों के बाद में, उसमें उतना कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। कारण ये रहा कि जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी आरएलडी ने उतार रखा था तो वहाँ जाट ने वोट नहीं किया उसको, वो बीजेपी में चला गया। और जहाँ जाट उतार रखा था आरएलडी ने, वहाँ जो मुस्लिम है वो बसपा में चला गया, उसने वोट नहीं किया उसको। तो वो जो जातिगत समीकरण है, जो जाट को मुसलमान नहीं मिला और मुसलमान को जाट नहीं मिला, और जाट भी जो है वो दो जगह बटा है, 60-40 हुआ, 60% गठबंधन में गया तो 40% बीजेपी गया हिंदुत्व के चक्कर में, कट्टरता के चक्कर में। तो यहाँ त्रिशंकु विधानसभा जैसा टीवी अखबार बता रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा पश्चिम में बनने की संभावना है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी को जितना डेंट मार सकते थे उतना डेंट बीजेपी को लग नहीं रहा। मैं 58 सीटों का जो चुनाव हुआ है, 58 में मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बीजेपी जो वो कम से कम 25 सीट की दावेदारी में है यहाँ पर। अभी 58 सीट टोटल चुनाव हुआ है और 25 पे आप बीजेपी को बता रहे हैं, तो और सपा और बसपा को कहाँ देखते हैं? सपा और बसपा को मुझे लग रहा है कि बसपा 15 से 17 सीट जो है वो 25 सीट 15 से 25 सीट की फाइट है, और 20 सीट के आसपास बसपा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा करेगी तो 20 सीट बसपा यहाँ निकालेगी जी। और लगभग गठबंधन जो है, गठबंधन में क्योंकि आरएलडी के पास ज़्यादा सीटें हैं तो आरएलडी 15 सीट निकाल लो, 12 निकाल लो, 10 निकाल लो, मतलब ये समीकरण यही रहेगा। नंबर 1 अभी भी यहाँ बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को मोस्ट बैकवर्ड जो वोट है वो पड़ा है, और जाट वोट है वो भी पड़ा, और मुसलमान का सबसे बड़ा कारण ये मुसलमान बिखर गया है। मुसलमान एक तरफा नहीं पड़ा, वो बसपा को भी गया है, कांग्रेस में भी गया है, ओवैसी को भी थोड़ा बहुत गया है, गठबंधन में भी गया है। तो ये जो दावे लगाए जा रहे थे कि जाट और मुसलमान जो है वो एक साथ आ जाएगा तो आरएलडी को या गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वैसा दिख नहीं रहा ग्राउंड में। राहुल, जिस तरीके से चुनाव हुए, शाम को अखिलेश यादव भी आया, बहन जी ने भी सबको धन्यवाद दिया, और जिस तरीके से बहन जी ने लगातार ट्विटर पे भी लोगों को अपील करी और तमाम लोगों ने भी अपील करी, तो उस तरीके का माहौल देख के अखिलेश ने अपील करी कि मैं अब ताली नहीं बजाने दूंगा क्योंकि बहुत बढ़िया आप लोगों ने वोटिंग करी है। तो उनका जो दिख रहा है माहौल वो कहीं ज़्यादा दिख रहा है। बसपा का भी लोग बता रहे हैं कि इस बार हाथी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में आ गई है पहले चरण के अंदर। तो लहर तो ये है कि पिछली बार 19 सीटें थी बसपा की। टीवी अखबार कुछ भी कह ले, मैन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कह ले, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, हम ये तो नहीं कह रहे कि बसपा की कितनी सीट आएंगी, हम ये भी नहीं कह रहे कि बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एक एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, हम लोग इतना ईमानदारी से ज़रूर कह सकते हैं कि बसपा पहले से कई गुना बेहतर करेगी। अगर पिछली बार 19 और 20 थी मोदी जी की और योगी की ज़बरदस्त लहर में और 22-23% वोट था, तो इस बार बसपा पहले से कई गुना बेहतर करने जा रही है, ये हम सोच लें। यानी बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत था वो इस बार नहीं आएगा? नहीं, बीजेपी, देखिए नाराज़गी है लोगों में। अब नाराज़गी को दरअसल ना तो सपा कैस कर पाई है, ना बसपा उतना कैस कर पा रही है। अब जैसे बहन जी पर आरोप लग रहे हैं कि बहन जी निकली, देरी से निकली, जो बड़े नेता थे वो सब छोड़ करके चले गए, और इस प्रकार के जो अक्सर लोग कहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर है जी। जो मोस्ट बैकवर्ड वोट है पूर्वांचल में, चाहे वो राजभर है, चाहे वो कुशवाहा है, साक्य है, मौर्य है, पटेल है, ये हमेशा से बसपा का वोटर होता था। इसमें सेंध लगी है, पिछले दिनों ये बीजेपी में चला गया, इस बार उसको कितना वापस बसपा ला पाएगी। सीमा कुशवाहा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना करके कुशवाहा को साधने की कोशिश की गई है। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो राजभर समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, पटेलों को साधने की कोशिश की जा रही है। कई बड़े नेता पटेलों के जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं बसपा के टिकट पे। यादव जो है वो कई यादव बसपा के टिकट पे हैं। तो प्रत्याशी के रूप में जो जातिगत समीकरण बहन जी ने बनाने की कोशिश की, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं जी। राहुल, तमाम जो अब इस वक्त सोशल मीडिया के अलावा जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वह भी कहीं ना कहीं बहन जी के बारे में बोल रहे हैं कि बहन जी को कम आंकने की गलती तो नहीं कर रहे बड़ी पार्टियाँ या बड़े जो पत्रकार हैं या मीडिया है वह, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वह भी मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। मतलब बहन जी की काफ़ी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की मीडिया, क्योंकि मीडिया कभी इस तरीके के दिखाता नहीं है लेकिन फिर भी वो दिखा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? दो चीज़ है। जो मीडिया 2 महीने 3 महीने पहले ये कह रहा था कि बसपा कहीं फाइट में नहीं है, बसपा तो 2 या 3 या 5 सीट लाएगी,
पूरे प्रदेश में कोई 10 बता रहा था, कोई कह रहा था डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी, पत्रकार कह रहे थे। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, और वो ये क्लियर हो गई है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया ये कह रहा था कि बसपा कहीं फाइट में नहीं है, अब वो पहले फेज़ के चुनाव में ये कह रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा है। यानी जिस 58 सीटों में चुनाव हुआ वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये कहना शुरू कर दिया है, या जो बड़े पत्रकार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि बसपा फाइट में है और बसपा छुपा रुस्तम भी निकल सकती है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर हम 23% बसपा का वोट उनके पास में उस लहर में भी था, अखिलेश के पास में 22% था। वेस्ट वोट की अगर हम बात कर लें तो 22% शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसमें से अगर जाटव चमार की बात कर लें तो लगभग 16-17% है। यादव की अगर हम बात कर लें, सपा का तो 7% यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वेस्ट वोट भी बसपा के पास में ज़्यादा है। और क्या नाम है, पिछले बार जो 2017 में वोट हुआ है वो भी बसपा के पास ज़्यादा है। मुसलमान हमेशा उसको वोट करता है जो बीजेपी को हराएगा या अपने प्रत्याशी को वोट करेगा। कौन हरा रहा है बीजेपी को, और किसको, किस तरफ जा रहा है मुसलमान? उनको मुसलमानों को पश्चिम में ये लगा कि गठबंधन बन गया तो ये हरा लेंगे, लेकिन वो जो 2013 के दंगे वाली खाई है वो पटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं टीस है भी मन मस्तिष्क में। तो जैसे सिवाल खास आप ले लो, सिवाल खास पे जाटों ने पूरा मुस्लिम आरएलडी के मुस्लिम प्रत्याशी का विरोध करा, यहाँ तक कह दिया कि हम इन पजामे वालों को वोट नहीं देंगे। तो आप समझिए कि उतना आसान है नहीं। तो बीजेपी मुसलमान जो है वो हर सीट पर देख रहा है, वाच कर रहा है कि मतलब यहाँ ये बसपा हराएगी या गठबंधन हराएगा, जो हरा रहा है वो उसको वोट कर रहे हैं। ये कहना तो लिहाजा बसपा के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, जैसे मोस्ट बैकवर्ड वोट जो है पटेल है, साक्य है, कुशवाहा है, मौर्य है, पिछले दिनों बसपा ने बहन जी ने खास तौर से उनको मतलब साधने की कोशिश की है। बहन जी के भाषण में देखेंगे इस बार एक नई चीज़ है कि इस बार बहन जी लोकल मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठा रही हैं। अगर आगरा में गई तो आगरा में उन्होंने वहाँ वाल्मीकि हत्याकांड का मामला उठाया, अगर वो सहारनपुर गई तो सहारनपुर में सब्बीरपुर कांड उन्होंने मामला उठाया, अगर वो और दूसरे अलीगढ़ में गई तो अलीगढ़ के बेसिक मुद्दे उन्होंने, अमरोहा में गए तो मुसलमानों का उन्होंने मुद्दा उठाया। तो जो लोकल मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो अब तक मतलब उनको उन ऐसे मुद्दों से नदारत जो है वो रहती थी, लेकिन अब इस बार रैली में बहन जी जो है वो लोकल मुद्दों को फोकस करी, जिससे लोगों की अटैचमेंट जो है वो बसपा के प्रति बढ़ी है। और अभी देखिए पहले फेज़ का चुनाव हुआ, जैसे जैसे 7 फेज़ का चुनाव धीरे धीरे करके होगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि बसपा दिन प्रतिदिन मेहनत कर रही है और बेहतर भी करेगी। आपने जैसे बहन जी की स्पीचेस की बात करी, तो बहन जी ने कहीं ना कहीं अधिकांश बहुत इमोशनल स्पीचेस भी दे रही हैं। जैसे आगरा में बहन जी ने बोला कि मैं पूरे 2 साल आगरा लखनऊ में ही थी और सिर्फ माता जी का जब देहांत हुआ था तभी मैं एक दिन के लिए गई थी। ऐसे ही उन्होंने पंजाब के अंदर भी एक स्टेटमेंट दिया कि माननीय काशीराम साहब और ज़्यादा जीवित रहते अगर वह पंजाब की धरती पे अपना सीएम देख लेते या अपनी पार्टी को मजबूत देख लेते। तो क्या इस तरीके की इमोशनल अपील जो है बहन जी लगातार कर रही हैं, कितना असर पड़ेगा बहन जी की इन इमोशनल अपीलों से? अभी क्या है ना कि इसको इमोशनल कह सकते हैं और सच्चाई भी है, इमोशनल भी है, लेकिन सच्चाई है कि हाँ ये सच है कि अगर पंजाब के जो सिख समाज है और खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट 30% से ज़्यादा है, अगर वो इकट्ठा होकर के सरकार अपनी बना लेता उत्तर प्रदेश की तरह, तो साहब मान्यवर साहब ये सोचते भाई मेरा जहाँ पैदा हुआ वहाँ पर जो है वो सरकार बन गई, तो साहब और 2-4-5 साल जीते, 10-5 साल हमारे बीच रहते। आगरे का मामला हुआ है, जैसे उन्होंने कहा, बहन जी ने ये कहा कि आगरा में बरेली भाषण में अपने में कि ये दलितों की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा मतलब उत्साहित करने की बात जो है बहन जी बार बार उसको कर रही हैं। और जैसे कल उन्होंने औरैया की रैली में कहा कि पेंशन का मुद्दा, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप देखेंगे ना दिन प्रतिदिन अच्छा बेहतर होता जा रहा है, भाषण में अच्छा होता जा रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो लोग घरों में बैठे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं बसपा कहीं नहीं, अब वो लोग निकल करके आ रहे हैं, कह रहे नहीं हम तो सरकारी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी। क्या मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों के बारे में मैंने बता दिया कि मुसलमान जो है वो सिर्फ देखिए पहली पसंद, मुसलमानों के बारे में बात कही जाती है, पहली पसंद भाई, दूसरा पसंद सपाई और तीसरी पसंद बसपाई। ये मुसलमानों के बारे में कहा जाता है। अगर उनका भाई अगर लड़ रहा है कहीं किसी बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी से, तो पहला वोट उनका उसका जाएगा, दूसरा वोट उनका सपा को जाता है और तीसरा वोट जो है वो उनका बसपा को जाता है। ये बात मुसलमानों के बारे में कही जाती है, भाई सपाई और बसपाई। अगर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखा है और दूसरी पार्टी से कोई मुस्लिम नहीं है तो वो बसपा को वोट करेंगे। अगर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखा है, बसपा ने कुछ दूसरा उतार रखा, तो वो सीधी सी बात है उसको करेंगे। 10-5 हज़ार इधर उधर होता है, जो लोग पार्टी से जुड़े हैं वो हमेशा देते ही देते हैं। तो ये हमेशा से तय है, ये समाजवादी पार्टी का प्रेम है उनके अंदर, लेकिन ये भी कहा जाता है, ये भी सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट हमेशा मुसलमान करता रहा है।
और वो आगे भी करेगा इसी। राहुल, जिस तरीके से इस वक्त त्रिकोण मुकाबला बन चुका है, तो आगामी चुनाव भी अभी बाकी हैं, तो इसके अंदर किसको मजबूत आप ज़्यादा देखते हैं? और बहन जी की जो ताबड़तोड़ रैलियाँ चल रही हैं, अमित शाह ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, बहन जी को ठंड लग रही है, अंदर है, लेकिन क्या लगता है ये स्टेटमेंट की वजह से बहन जी बाहर आई हैं या बहन जी को बाहर ही आना था, या क्या कहना चाहेंगे जो बहन जी की ताबड़तोड़ रैलियाँ चल रही हैं उसको देखकर? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। बहन जी ने आगरा की रैली में कहा था कि मैं 2 साल से अपने परिवार से नहीं मिली, मैं लखनऊ में बैठ करके सारा काम कर रही थी। इस बार बसपा ने एक प्रत्याशी को बुला करके उसका इंटरव्यू करके बहन जी ने तब जा करके डिसाइड किया है। पहले बसपा के पास बहुत सारे लोग होते थे, बहन जी ने कहा कि मुझे लोग धोखा दे करके चले गए, पार्टी को छोड़ करके चले गए, पैसा भी लोग पार्टी फंड का ले करके चले गए। तो इस बार सारी जिम्मेदारी चूँकि बहन जी के ऊपर थी, तो इसलिए बहन जी को पहले अपना मतलब वो घर में सारे काम निपटा करके तब बहन जी बाहर निकली। और अब देखो कि मतलब किस प्रकार से, जिस प्रकार से बहन जी की रैलियाँ चल रही हैं, 18-20 रैली लगातार हैं बहन जी की। तो 20 रैलियाँ करना, पहले तो ये था अगर कोविड नहीं होता तो हर ज़िले पे जाने का विचार था, एक दिन में 2 ज़िले करने का, कवर करने का विचार था। लेकिन हुआ ये कि कोविड के चलते रैलियों में 1000 की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली, उसके बाद में फिर अब करने लगी हैं। तो अब 18 रैलियाँ करना और फिर उससे एक जो समाज में उत्साह आया है, तो इससे ये लग रहा है कि इन फ्यूचर बसपा एक मजबूत स्थिति में और एक अच्छी ताकत के साथ में उभरेगी। कितनी कामयाब रहेगी बहन जी की मेहनत जो इस तरह लगातार कर रही हैं, और बहुजन समाज जो जिस तरीके से एकजुट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये तो भविष्य गर्म में है कि कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये तय है कि रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाले होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा थोड़ी सी मेहनत और कर ले, बसपा के नेता, बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर जाएँ, तो हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की भी सरकार बसपा बना ले, कोई बड़ी बात नहीं। किस तरीके की थोड़ी मेहनत की बात कर रहे हैं? जैसे बहुत सारे प्रत्याशियों के बारे में आता है कि जी वो मिल नहीं रहे हैं लोगों से, या संसाधन उतने नहीं हैं। तो अगर आप चुनाव के मैदान में हैं, युद्ध के मैदान में हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आपको जाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रत्याशियों के, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, भैया प्रत्याशी बात नहीं कर रहा है, प्रत्याशी मिल नहीं रहा है। हालांकि जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो अपने तरीके से वो सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग वोट डलवाते हैं, प्रत्याशी के साथ में घूमते हैं, तो उनकी बात को इग्नोर अगर प्रत्याशी ना करे और क्षेत्र गाँव दर दर पे वो जाए, तो और बेहतर रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि 2-4-5 हज़ार वोट बड़े चुनाव में इधर उधर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।